तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने फिर सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ, सर्कस। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सर्कस संसार से अलग एक दूसरा संसार। इसी संसार में पैदा हुआ था सुपर कमांडो ध्रुव और इसी संसार में मरेगा सुपर कमांडो ध्रुव। बदलते समय के साथ साथ मनोरंजन के नए नए साधन हमारी ज़िंदगी में आते जा रहे हैं। वीडियो गेम, कॉमिक्स, केबल टीवी और उन नए नए सुविधाजनक, लुभावने और चमकदार साधनों के सामने फीके पड़ते जा रहे हैं मनोरंजन के परंपरागत साधन जैसे सर्कस। एक रहस्यमय संसार। आप निश्चिंत रहिए, यह शहर आपके काम की शुरुआत के लिए एकदम उपयुक्त है। यह तो मैं तुम्हारे मस्तिष्क को पढ़कर वैसे भी जान चुका हूँ, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी है अयप्पा। मैं सर्कस के इस तंबू से बाहर नहीं निकल सकता और मेरा अभियान सफल होने के लिए यह जरूरी है कि इस सर्कस को देखने इस शहर के प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि मेरे प्रभाव का घेरा अभी इस सर्कस की बाउंड्री तक ही सीमित है। ऐसा ही होगा। तुम्हारी सांसें चलते रहने के लिए यह जरूरी है कि ऐसा ही हो। लेकिन उसी समय सर्कस का सामान लगाते व्यस्त लोगों के बीच यही मौका है। इस वक्त कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उस दुष्ट की योजना को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उससे सीधी लड़ाई में तो कभी जीत नहीं सकता, लेकिन इतना तो जरूर कर सकता हूँ कि बदनामी और जनता के विरोध के कारण सर्कस को यह शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़े और सर्कस का मालिक अयप्पा भूखा मर जाए। पिंजरा खुलते ही एक तेज दहाड़ ने पूरे सर्कस के वातावरण को पहले तो गुंजा दिया और फिर स्तब्ध कर दिया। यह क्या, बब्बर पिंजरे के बाहर कैसे आ गया? यह तो पागल शेर है। हाँ, इसको तो सो तक के लिए नहीं निकाला जाता। भागो। दहाड़ की आवाज़ अंदर तक जा पहुंची थी। यह कैसी आवाज़ थी अयप्पा? यह तो बब्बर के दहाड़ने की आवाज़ थी और वह सिर्फ तभी दहाड़ता है जब वह पिंजरे से बाहर निकलता है। तो रोको उसे मूर्ख। मैंने मेयर पर अपना प्रभाव डालकर सर्कस को शहर के बीचों बीच वाले मैदान पर लगवाया है, और वह इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा शो देखने आए, इसलिए नहीं कि एक पागल से शहर में जाकर तबाही मचाए और हमको यहाँ से तंबू उखाड़ना पड़े। मुझे आभास हो रहा है कि बब्बर सर्कस की बाउंड्री के बाहर निकल चुका है और मेरी शक्तियाँ उस बाउंड्री के बाहर काम नहीं करती। पर बब्बर भी तो तुम्हारे कंट्रोल में था। उसका दिमाग अभी भी मेरे कंट्रोल में है, लेकिन अब मैं उसको यहाँ से बैठा बैठा संचालित नहीं कर सकता। जाओ, रोको उसे। लेकिन बब्बर तब तक सर्कस का मैदान पार करके बाहर निकल चुका था। एक पागल से राजनगर में खुला घूम रहा था। दूसरी इसी दौरान, देखो ध्रुव, यह है मेरे मेंटल मैग्नीफायर का कमाल। यह एक आम आदमी की मानसिक तरंगों को भी इतना शक्तिशाली कर सकता है कि वह एक पानी भरा गिलास मानसिक तरंगों से उठा सके। और अगर इसका इस्तेमाल कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसके पास पहले से ही मानसिक शक्तियाँ हैं, तो वह मानसिक तरंगों से पूरी बिल्डिंग उठा सकता है, नदी के पानी का रुख मोड़ सकता है और पहाड़ तक में सुरंग बना सकता है। कमाल का आविष्कार है। और यह क्या क्या कर सकता है। और हाँ, इससे किसी के दिमाग को वश में भी किया जा सकता है। किसी के भी। इस बारे में मेरा प्रयोग अभी अधूरा है और उसी के लिए मैंने तुमको बुलाया है। मैं यह देखना चाहता हूँ कि किसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति पर इसका क्या असर होता है, और तुमसे ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति मेरी नज़र में नहीं है। अब मैं तुम्हारे मस्तिष्क को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करूंगा और तुम उसका विरोध करना। ठीक है प्रोफेसर वर्मा, मैं तैयार हूं। आप प्रयोग शुरू कीजिए। प्रोफेसर वर्मा की मानसिक तरंगे मेंटल मैग्नीफायर से होती हुई ध्रुव के मस्तिष्क को भेदने लगी। लेकिन क्या कुछ हुआ ध्रुव? नहीं प्रोफेसर, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। एक गुर्राहट ने ध्रुव को बात बीच में ही रोकने पर मजबूर कर दिया। अरे, यह शेर कहाँ से आ गया? ओह, यह जरूर सर्कस से भागा हुआ होगा। यह है शहर के बीच में सर्कस लगाने का परिणाम। वह उन स्कूल के बच्चों पर कूदने जा रहा है। प्रोफेसर, आप अपने मानसिक यंत्र से इस शेर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्रुव, लेकिन कुछ कुछ हो ही नहीं रहा। इस शेर के मस्तिष्क पर पहले से ही कोई मानसिक अवरोध लगा हुआ है। मतलब इस शेर का दिमाग पहले से ही किसी और के कंट्रोल में है। तब तो मैं ही इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। इधर शेर ने मासूम बच्चों पर छलांग लगाई और उधर ध्रुव ने खिड़की से शेर की तरफ
दोनों के शरीर हवा में एक दूसरे से टकराकर दूर जा गिरे। ध्रुव भैया, अब तो मुझे शेर से डर भी नहीं लग रहा। ध्रुव भैया, इस शेर को पीटो, यह हमको डरा रहा था। बच्चों, धीरे धीरे चलकर उस गली में घुस जाओ, भागना मत। मैं इस शेर से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अरे, इस पर तो मेरे बहलाने फुसलाने का कोई असर नहीं हो रहा और इसकी गुर्राहट में पागलपन भी झलक रहा है। सर्कस वाले इसको पकड़ने आते ही होंगे। मेरा काम है इसको तब तक किसी पर हमला करने से रोकना। सड़क पर ट्रैफिक अपने आप रुक चुका था, लेकिन आदत से मजबूर गाड़ी वालों के हाथ हॉर्न पर दबते ही जा रहे थे और शेर बौखला रहा था। अगले ही पल सबके चेहरों पर दहशत फैल गई। साक्षात मौत उनके सामने से दौड़ती हुई करीब आ रही थी। ओह, यह तो गाड़ियों की तरफ भाग रहा है। मैं इतनी जल्दी उस तक नहीं पहुंच सकता। कार के शीशे बंद कर पाने तक का समय नहीं मिला। दहशत के कांपते उन हाथों को मौत के जबड़े उस बदनसीब की खोपड़ी पर कस गए। एक पल बाद ही भय से फटी हुई आंखें हमेशा के लिए फटी फटी रह जाती अगर अगर कोई बीच में आकर उसकी जिंदगी की रेखा को और लंबा न कर देता। अरे, यह लड़की कौन है? गजब की साहसी है। जिस शेर को देखकर ही लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, उससे यह मुकाबला कर रही है। कुछ भी हो, इसने मुझे वह मौका दिया है जिसकी मुझे तलाश थी। अगले ही पल ध्रुव शेर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। शेर तड़प कर सीधा हुआ तो अब ध्रुव उसकी पीठ पर सवार था। बेल्ट खुलकर उसके हाथ में आ चुकी थी और उस बेल्ट का फंदा शेर की गर्दन पर कस चुका था। सर्कस वाले भी घटनास्थल पर आ चुके थे। अरे, यह लड़का कौन है? बब्बर की सवारी कर रहा है। अब हम बब्बर को जाल में पकड़ भी नहीं सकते। जाल डालेंगे तो यह लड़का भी बब्बर के साथ ही साथ कैद हो जाएगा। बब्बर का दम घुट रहा था। अब उसके पागल दिमाग में भय ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। वह भागकर छिपने की जगह ढूंढ रहा था। उसको नजर आया अपना घर, वह पिंजरा। वह लपक कर पिंजरे में जा घुसा। उसकी गर्दन आज़ाद हो गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया। कमाल हो गया, बब्बर तुमसे डर गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बब्बर को बिना जाल डाले पिंजरे में वापस लाया गया हो। यह तुम्हारे सर्कस का शेर है? इस पागल शेर को खुला क्यों छोड़ा था? ध्रुव की आंखों में छलकता क्रोध देखकर गला सूख गया सामने वाले का। वह गलती से छूट गया। ध्रुव, हेलो मिस्टर ध्रुव, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे? ठिंगू, जुपिटर सर्कस का सबसे मशहूर जोकर। जरा सा दिमाग को झटका दो, सब याद आ जाता है। पहचान लिया ना? ठिंगू के मिनी सॉकर से बिजली का झटका खाकर बड़े बड़ों को याददाश्त वापस आ जाती है। सुपरस्टार ध्रुव, तुम अब इस सर्कस में काम करते हो? हाँ, पेट छोटा ही सही, लेकिन पालना तो पड़ता ही है। अब तो अपनी रोजी रोटी मरकरी सर्कस से ही चलती है। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? नताशा, तुम्हारी शेर से मुठभेड़ की खबर पुलिस को किसी ने फ़ोन पर दी थी। वह ज़रूर प्रोफेसर वर्मा ने दी होगी। वह खबर तुरंत हमारे इंडियन टाइम्स के ऑफिस में भी आ पहुंची और मैं इस खबर को कवर करने निकल पड़ी। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो ताकि मेरा आर्टिकल पूरा हो जाए। एक मिनट नताशा। अच्छा ठिंगू, फिर मिलते हैं। अब मैं इस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने शेर का सामना। अरे, शेर के हटते ही ट्रैफिक चालू हो गया और उस लड़की का नामो निशान तक नहीं है। पर वह आखिर थी कौन? ध्रुव उस वक्त यह नहीं जानता था कि बहुत जल्दी ही उसकी मुलाकात उस लड़की से फिर होने वाली है। और फिर तुम्हारा इंटरव्यू तो टेप हो गया ध्रुव, लेकिन मेरा आर्टिकल अभी अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए मुझे सर्कस जाकर वहाँ भी कुछ पूछताछ करनी होगी और उसके बाद मैं ऐसा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखूंगी कि सर्कस वालों की ऐसी तैसी हो जाएगी। तुम देखना, मैं इस सर्कस को शहर से दूर जाने के लिए मजबूर कर दूंगी। बेस्ट ऑफ लक नताशा। ऐसे बेस्ट ऑफ लक नहीं, तुमको मेरे साथ मरकरी सर्कस चलना पड़ेगा। सर्कस पर एक धुआंधार आर्टिकल लिखने के लिए मुझे एक जानकार आदमी की ज़रूरत भी है और सर्कस के बारे में तुमसे ज़्यादा जानकार आदमी मुझे और कहाँ मिलेगा। आखिरकार तुम सर्कस में ही पैदा होकर पले बढ़े हो। नताशा की जिद ने ध्रुव को मजबूर कर दिया। एक बात तो बताओ ध्रुव, तुम यहाँ पर शेर से लड़ने के लिए कैसे पहुँच गए? बस संयोग समझ लो नताशा। प्रोफेसर वर्मा ने मुझे किसी को भी उस मानसिक यंत्र के बारे में बताने की सख्त मनाही की है। उधर सर्कस में आपका प्लान फेल हो गया सर। इससे पहले कि बब्बर किसी को नुकसान पहुंचा पाता, ध्रुव वहां पर पहुंच गया।
उसने बब्बर को वापस पिंजरे में बंद कर दिया। प्लान टै टै फिस। मेरे पास एक नहीं कई प्लान है ठिंगू। और अगर ध्रुव ने मुझे रोकने की कोशिश की तो वह भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाएगा। नताशा और ध्रुव मरकरी सर्कस पहुंच चुके थे। ओह, आप जर्नलिस्ट हैं? आहा, मैं सर्कस का मालिक अयप्पा हूँ। आप मेरे साथ मेरे ट्रॉलर कैबिन में आइए। मैं आपको आपके हर सवाल का माकूल जवाब दूंगा। तुम 2 मिनट इंतज़ार करना ध्रुव, मैं अभी आई। शायद ये सर्कस का मालिक तुम्हारे सामने मुझसे खुलकर बात न कर सके। और इसी वक्त देखो ठिंगू, मैदान साफ है ना? फिलहाल तो अपना मैदान सफाचट समझिए सर, पर अभी रुक जाइए। सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर आया हुआ है। यह तो और अच्छा है ठिंगू, अगर उसकी आंखों के सामने ही एक भयानक एक्सीडेंट हो जाए तो वह भी इस सर्कस के खिलाफ हो जाएगा। तुम देखो कि इलेक्ट्रिक केबिन तक जाने का रास्ता साफ है या नहीं। साफ ही समझिए। वैसे भी इस सर्कस में कोई किसी पर ध्यान नहीं देता। आप मेरे साथ आइए। हाँ मिस नताशा, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी दुर्घटना तो सर्कस में रोज़मर्रा के हादसे हैं। इससे यह अंदाज लगाना गलत है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर है। अगर एक अगर एक पागल शेर को सर्कस से भागकर शहर में जनता पर हमला करना रोजमर्रा का हादसा है तो बेहतर यही होगा कि सर्कस को आबादी से दूर किसी स्थान पर लगाया जाए। अगले ही पल नताशा को अपने दिमाग में गर्म चाकू से धंसते महसूस हुए। उसका अंग अंग कांप उठा। और इसी दौरान यही मौका है। इलेक्ट्रिक रूम में इस वक्त कोई नहीं है। अब मैं ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाता हूँ, उसके बाद तू तमाशा देखना ठिंगू। हाथों की पूरी ताकत ने कनेक्टर को खींच दिया और ओवरलोड होते ही ट्रांसफार्मर एक धमाके के साथ फट पड़ा। ओह, शायद सर्कस में कहीं शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर फट गया और उससे उस मकान में आग लग गई है। अरे बचाओ रे, आग लग गई। ओह, लगता है नीचे से छत तक जाने वाला सीढ़ियों का पूरा हिस्सा आग में घिर गया है। वह लड़का ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। इस इमारत में अंदर पहुंचने का और कोई रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा है। ख्यालों में डूबे ध्रुव को टनटनाहट की एक आवाज़ ने जगा दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर आ गई थी। ओह, अब क्या होगा? घबराओ मत, हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक तो आग उस बच्चे तक पहुंच जाएगी और वह डर के मारे नीचे तक नहीं कूद रहा है। जल्दी करिए, सीढ़ी लगाइए, मैं ऊपर जाकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप आग बुझाने का इंतजाम कीजिए। यह सीढ़ी वाली गाड़ी नहीं है ध्रुव, हम लोगों को जल्दी में जो गाड़ी मिली वही लेकर चले आए। मैं गाड़ी की छत पर चढ़कर छलांग लगाकर उस खिड़की तक पहुँचने की कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं उतनी ऊपर छलांग नहीं लगा सकता। अगर छलांग लगाते वक्त मुझे ज़रा सा और धक्का मिल जाए तो मैं उस खिड़की तक 1 मिनट मिल गया रास्ता। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले कुछ पलों बाद ध्रुव फायर ब्रिगेड की गाड़ी की छत पर आ खड़ा हुआ था। रेडी, 1 2 3। ध्रुव का बदन एक शक्तिशाली छलांग से हवा में लहरा गया और उसी पल हर पाइप से निकलती पानी की मोटी धारें उसके बदन से टकराई और पानी की तेज और सम्मिलित धारों के प्रेशर ने ध्रुव को खिड़की तक उछाल दिया। मम्मी, मम्मी के पास जाना। डरो नहीं बेटे, मैं तुमको मम्मी के पास ले चलूँगा। आओ, मेरे साथ आओ। कुछ ही पलों बाद वह बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित था। थैंक यू ध्रुव, तुमने हमको अच्छा सबक दिया। अब अब हम लोग हर फायर वैन में सीढ़ी फिट करा कर रखेंगे। नताशा, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? नहीं नताशा। हाँ ध्रुव, इस सर्कस के बारे में मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। नहीं नताशा, कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इस शहर में सर्कस के लगते ही लगातार 2 हादसे हो जाना यह बताता है कि इस सर्कस की कार्यप्रणाली में कुछ गड़बड़ है। ये मामूली हादसे हैं ध्रुव, सर्कस में होते रहते हैं। नहीं नताशा, ऐसे हादसे शायद कई सालों में एक बार होते हैं। मैं अपना दिमाग भी रखती हूँ ध्रुव, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। सर्कस एक बहुत अच्छा मनोरंजन है और इसको हर आदमी को देखना चाहिए। यही मेरा दृष्टिकोण है और यही मैं अपने आर्टिकल में भी लिखूंगी। अब तुम मुझे छोड़ने चल रहे हो या मैं टैक्सी पकड़कर वापस जाऊं? ये नताशा को क्या हो गया? इंटरव्यू लेने के बाद यह तो बदल ही गई। खैर जाने दो, चलो चलता हूं। और फिर ये चक्कर समझ में नहीं
आपको क्या हुआ मिस्टर ध्रुव? पिटाई खाकर आए हो? सुबह सुबह शेर को सवा शेर मिल गया क्या? शेर तो नहीं, लेकिन शेर जरूर मिल गया था। शेर, सचमुच का शेर? तो तुमको डर नहीं लगा? लगा था, और उस वक्त मुझे अपनी बहादुर बहन श्वेता की याद आ रही थी कि अगर वह यहाँ पर होती तो शेर तो उसको देखकर ही डर से मर जाता। मेरा शेर वेर को पटकना मेरे दाएं हाथ नहीं बाएं हाथ का कमाल है, पर वह शेर आया कहाँ से था? मरकरी सर्कस से भाग कर आया था। सर्कस? सर्कस लग गया? तुझे सर्कस अच्छा लगता है? देखने जाएगी? अच्छा तो लगता है, लेकिन तुम्हारे रहते सर्कस जाने की क्या ज़रूरत है? दिन भर घर में ही फ्री के तमाशे देखने को मिल जाते हैं। ठहर तो अभी बताता हूँ तुझे। मम्मी बचाओ, मम्मी तो घर पर है नहीं। पापा बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुझे, आज तो तेरी पिटाई होकर रहेगी। क्या हो गया? पापा पापा, भैया से मुझे बचाओ। बाहर से पीट कर आता है और घर में मुझ पर रौब झाड़ता है। अच्छा, किसने पीट दिया तेरे भैया को? जरा मुझे भी तो पता चली कि ऐसा कौन सा सुरमा पैदा हो गया जो मेरे बेटे का बाल टेढ़ा कर सके। सुरमा नहीं, शेर था पापा, शेर। शेर? क्या हुआ था ध्रुव? ध्रुव आईजी राजन को प्रोफेसर वर्मा और उनके मानसिक यंत्र की बात छोड़कर सारी घटना सुनाता चला गया। लेकिन तुम तो शेरों से बात कर सकते हो। वह शेर मेरी बात नहीं समझ रहा था। मुझे आभास हुआ कि उसका दिमाग किसी के कब्जे में था। आश्चर्य है, और वह सर्कस का ट्रांसफार्मर कैसे उड़ गया वह मुझे पता नहीं। ओह, यानी सर्कस की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हैं। मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, और वह यह कि मेयर साहब ने इस मैदान पर सर्कस लगाने की अनुमति क्यों दी? यह मैदान तो लोगों के घूमने खेलने के लिए है। मैंने मेयर साहब से इस बारे में बात की थी, पर मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। खैर, अभी मैं खुद सर्कस जाता हूं और वहां पर जाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह चेक करूंगा। दोनों में से किसी का भी ध्यान श्वेता पर नहीं था। एक पागल शेर किसी दूसरे के मानसिक कंट्रोल में, ऐसा कभी सुना तो नहीं। लगता है चंडिका को बीच मैदान में कूदना ही पड़ेगा। कमांडो फोर्स का हेडक्वार्टर। हेलो करीम। हेलो कैप्टन। क्या बात है? जनरेटर क्यों चल रहा है? बिजली नहीं आ रही है क्या? यहाँ ही नहीं, बिजली आसपास के किसी भी एरिया में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? मरकरी सर्कस को जिस जिस लाइन से बिजली सप्लाई की जा रही थी उसमें कुछ खराबी हो गई है। हाँ, उस लाइन पर का एक ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ठीक ठीक पता है तुमको। उससे पावर लाइनों में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब सर्कस को हमारी लाइन की बिजली सप्लाई की जा रही है। कमाल है, कई ज़रूरी कामों को छोड़कर सर्कस को बिजली दी जा रही है, और इस तरफ के निवासी अंधेरे में बैठे हुए हैं। हाँ, लगता है कि सर्कस वालों का राजनगर इलेक्ट्रिक सप्लाई एसोसिएशन पर काफ़ी प्रभाव है, वरना ऐसा नहीं होता। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले इस पार्क में सर्कस लगाने की इजाज़त मिलना, फिर शहर की बिजली काटकर सर्कस को बिजली देना। अब आगे क्या होगा? मैं भी चाहता हूं कि सर्कस को सुविधाएं दी जाए, लेकिन यह तो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। कहीं पर कुछ गड़बड़ है। मुझे मरकरी सर्कस की छानबीन करनी ही पड़ेगी। उस शाम राजनगर में सर्कस का पहला शो शुरू हुआ, और साथ ही साथ शुरू हुआ एक नया हंगामा। हेलो हेलो करीम, मैं पीटर। पीटर को क्या हुआ? यह करा क्यों रहा है? यह पूर्वी राजनगर की गश्त पर गया था। रेणु भी इसके साथ थी। कुछ गड़बड़ हो गई है। पीटर, मैं कैप्टन। क्या हुआ? तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं लोधी चौक पर हूँ। गुंडों ने हमें घेर लिया है। रेणु अभी उनको रोके हुए है, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक इनको रोक नहीं। आज तेरी कहानी खत्म होकर रहेगी। पहले हम कमांडो फोर्स को ख़त्म करेंगे, और फिर तेरे कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव को। कमांडो फोर्स को तुम जैसे नाली के कीड़े कभी चाट नहीं सकते। अब मैं पहले तेरी खोपड़ी को फोड़ूंगा छोकरी, और फिर तेरे दोस्त की खोपड़ियाँ उड़ाऊंगा। लगा खोपड़ी का निशाना उस्ताद। ट्रिगर पर उंगली दबने को बेताब हुई, और बेताब ही रह गई। मैं और पीटर कमांडो वैन में इस इलाके में गश्त लगा रहे थे, तभी हमने इन गुंडों को खुलेआम हथियार लेकर घूमते देखा। आश्चर्य की बात तो ये थी कि आमतौर से गश्ती पुलिस से भरे हुए इस इलाके में एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था।
और ये बात शायद इन गुंडों को भी पता थी, क्योंकि इनके हौसले काफ़ी बुलंद थे। हमारे ललकारते ही इन लोगों ने हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पीटर ने आगे बढ़कर इनका सामना किया, 2 गुंडों को गिरा भी दिया, पर एक गोली उसकी बाह में आ लगी। तब मैंने गुंडों का सामना किया और पीटर ने कमांडो हेडक्वार्टर से संपर्क किया। आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। कमाल है, इस इलाके के सारे पुलिस वाले कहाँ चले गए? चलो गुंडों और पीटर को वैन में ला दो। पहले गुंडों को पुलिस स्टेशन छोड़ेंगे, फिर पीटर का इलाज कराएंगे। कमांडो हेडक्वार्टर पहुंचने पर ध्रुव को एक और झटका देने वाली खबर मिली। हाँ ध्रुव, हमारे ट्रांसमीटर पर कई लूटपाट की रिपोर्ट आ चुकी है। पूरे इलाके में एक भी पुलिस वाला नहीं है। तो आखिर ये सब पुलिस वाले गए कहाँ? जवाब आईजी राजन के पास था। वे जवान सर्कस के सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात कर दिए गए हैं। सर्कस को सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। कमाल है, ये ऑर्डर किसने दिया पापा? मैंने। आपने आपने ऐसा आदेश क्यों दिया? पुलिस न होने से जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उनको पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझसे बहस मत करो ध्रुव, मैं जहाँ पर चाहूँगा वहीं पर पुलिस तैनात होगी। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। पापा को क्या हो गया श्वेता? ये तो ऐसे कभी नहीं बोलते थे। पता नहीं, मरकरी सर्कस से लौटने के बाद पापा का व्यवहार बदल गया है। मरकरी सर्कस? नताशा का व्यवहार भी ऐसे ही बदल गया था, पर क्यों? सर्कस जाकर इनके दिमाग को क्या हो? दिमाग उस पागल शेर बब्बर का दिमाग भी किसी के कब्जे में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्कस में कोई सर्कस जाने वाले के दिमाग को कब्जे में कर लेता हो? बात सोचने में तो अजीबोगरीब लगती है, पर सारे तथ्य इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे मरकरी सर्कस के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। ध्रुव की तमन्ना अपने आप ही पूरे होने वाली थी। तुम निकम्मे हो अयप्पा, नकारा, बेकार। सर्कस को देखने बहुत कम लोग आए थे। ऐसे तो मेरी योजना पूरी होने में बरसों लग जाएंगे। इसमें मेरी गलती क्या है? सर्कस देखने में अब किसी को दिलचस्पी है ही नहीं। लोग पुरानी चीज़ें देख देख कर ऊब गए हैं। अब वे सिर्फ तभी सर्कस देखने आएंगे जब उनको रोंगटे खड़े कर देने वाले खतरनाक खेल देखने को मिले, और हमारे सर्कस के कलाकार वे खेल नहीं दिखा सकते। तो ऐसे कलाकार ढूंढो, उनको लाओ। कहाँ मिलेंगे ऐसे कलाकार? कई कलाकार नहीं, सिर्फ एक कलाकार, सिर्फ एक ही कलाकार ये सारे खेल कर सकता है, और वह इसी शहर में रहता है। मैं तुम्हारे दिमाग में उसका नाम पढ़ रहा हूँ, सुपर कमांडो ध्रुव। यह वही लड़का है ना जिसने बब्बर को पकड़ा था? हाँ, तो जाओ और उसको किसी भी कीमत पर ये शो करने को राजी करो। जाओ। ध्रुव तो पहले से ही यही मौका ढूंढ रहा था। सर्कस एक कला है और यह कला मर रही है। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ तुम। ठीक है अयप्पा साहब, मैं शो करने को तैयार हूँ। यह काम तो बड़ी आसानी से हो गया। इसने तो पैसे तक की बात नहीं की। अब मैं जान सकूंगा कि मरकरी सर्कस के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। रातों रात पोस्टर छपे और सुबह सुबह शहर की दीवारों पर चिपक गए। मरकरी सर्कस में आज रात से जबरदस्त हंगामा। वाओ, सुपर कमांडो ध्रुव का शो। ध्रुव शो देगा? मैं तो आज ही अपने पूरे घर को लेकर जाऊंगा। उस रात सर्कस का तंबू खचाखच भरा था और इससे कहीं ज़्यादा भीड़ सर्कस के तंबू के बाहर थी। लेडीज एंड जेंटलमैन और हमारे प्यारे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज मरकरी सर्कस आपके चहते सुपर कमांडो ध्रुव के करतबों से जगमगाएगा। लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव के कारनामों से पहले हम पेश करते हैं इस दुनिया का एक और अजूबा, सुपर मेंटलिस्ट यानी आश्चर्यजनक मानसिक शक्तियों के धारक यूरी सेलर को। आप लोगों में से जो भी चाहे यूरी की मानसिक शक्तियों का इम्तिहान ले सकता है। यूरी सेलर के मानसिक करतबों के दौरान सबकी आंखें फटी और सबके मुंह खुले के खुले रहे। मैं किसी के भी दिमाग को कब्जे में ले सकता हूँ। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इसका अगला भाग बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।